बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, इमरान अंकल, जो कि ज़ेमोटिफाई के फाउंडर हैं और सीईओ है। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, सबसे पहले तो इमरान अंकल, बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। और इमरान अंकल, आप काइंडली अपनी एजुकेशन के बारे में काइंडली बता दीजिए और अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम इमरान चीमा है और मेरी पैदाइश गुजरांवाला से कोई 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे हुई थी और वहीं हम पले बड़े। और मैट्रिक के बाद मैं लाहौर आया और फिर उसके बाद सफ़र जो है वो लाहौर में शुरू हुआ। यहाँ पे फिर इंटर किया, यूनिवर्सिटी गए, फिर वहाँ पे मैथ कम्युनिकेशन पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ों में ट्राई किया। जैसे मैंने एक दफ़ा शौक़ मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का पड़ गया था, तो उसमें मैंने ट्राई करने की कोशिश की, बट वो मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं थी। फिर मैंने एमसीए में कुछ प्रोडक्शन वगैरह और इस तरह की चीज़ें करने की भी कोशिश की, बट फिर उसको भी मैंने परस्यू नहीं किया। और उसके बाद फिर फाइनली 2011 के अंदर मैंने कुछ एक दो जॉब्स की मैंने मीडिया के अंदर, लेकिन 2011 में मैं आईटी में जंप कर गया। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है, लेकिन इसमें ये है कि जो मेरा अर्ली कैरियर था बचपन में, वहाँ से यहाँ लाहौर आने में, और उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और लेकिन जो कैरियर 2011 के बाद स्टार्ट हुआ आईटी का, उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो बहुत सारी स्ट्रगल है। तो स्ट्रगलिंग टाइम जो है वो बहुत लंबा था, तो बहुत लेट आके 2014-15 के बाद जो है वो थोड़ा सा ट्रैक पे आनी शुरू हुआ कैरियर। तो इस तरह मेरा ये इंट्रोडक्शन है। सब इसी इंट्रोडक्शन से जानते हैं मुझे। जी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच अंकल। तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने मतलब अपनी मतलब जर्नी किस तरह शुरू की आईटी के अंदर, क्योंकि आप मीडिया से डायरेक्टली आईटी में मतलब किस तरह जंप किया आपने, आपका किस तरह इंटरेस्ट बना और आपने मतलब सबसे पहले क्या किया? क्या आपने कोई मीडिया में जॉब की, सॉरी आईटी में कोई जॉब की, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, बिजनेस शुरू किया या कोई प्रोडक्ट लॉन्च की? मैं ना हम लोग इवेंट करवा रहे थे एक, कोई 2009 की बात है शायद, 2009 के 8-9 के अंदर हम एक इवेंट करवा रहे थे। उस इवेंट के हवाले से हम लोग एक दोस्त हैं हमारे, शहजाद सगीर नाम है उनका, उनसे मुलाकात हुई थी। उनकी एक वेबसाइट थी pakistanfashionmagazine.com, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उनको साथ हमने कोलैबोरेशन की थी उस इवेंट के सिलसिले में कि उसकी जो होगी, लोग अप्लाई करेंगे, और जो भी प्रोसेस था वो वेबसाइट के थ्रू होगा। और उससे पहले मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कैसे होता है पूरा काम। लेकिन 2009 में जब उनके साथ ये ताल्लुक़ बना, वो ताल्लुक़ थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा हो गया, उनके साथ बड़ी दोस्ती वाला माहौल बन गया हमारा। तो 2011 आते-आते ना मैं थोड़ा बेज़ार हो गया था मीडिया वाले पूरे काम से, और क्योंकि उसमें मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी, वो काम की नोयत थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो ज़्यादा कोई मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैं फिर 2011 में मेरी शहज़ाद भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक पोर्टल लॉन्च किया है jobscapital.com, तो आप एक काम करें कि यार आप ना इसकी मार्केटिंग कर दें। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसे करें कि मैं आपके ऑफ़िस ही आ जाता हूँ और वहीं बैठ के इसको पूरा प्लान कर लेते हैं। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो हमारी प्लानिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप रन करें। तो मैंने वो चैलेंज समझ के ले लिया, क्योंकि मुझे तब तक ऑनलाइन किसी चीज़ को चलाने का, बिज़नेस करने का कोई आइडिया नहीं था। तो जॉब्स कैपिटल को जब मैंने फिर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की, तो 1 साल के अंदर-अंदर उसके ऊपर हमने बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी आ गए, एम्प्लॉइज़ भी आ गए, मतलब जॉब सीकर्स जो होते हैं, जिन्हें जॉब चाहिए होती है, और जो कंपनीज़ जॉब की मार्केटिंग करती हैं, वो भी आ गईं, और वो प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बन गया। मतलब उसके ऊपर पैसे बनने शुरू हो गए। तो अच्छा, उसी 1 साल के अंदर-अंदर उस उनका ही शहज़ाद साहब का एक छोटा-सा कोई इंस्टीट्यूट भी था वेबटेक के नाम से, और उन्होंने कहा यार इसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन तुम देख लो। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब वहाँ पे पहला सेशन स्टार्ट हुआ मेरे जाने के बाद, वो था एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और ये वो। जब ये वहाँ पे पहला सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं भी वहाँ बैठ जाता था। वो वहाँ बैठ के वो 1-2 महीना मैंने वो क्लासेस लीं। तो जब महीने के बाद उन्होंने कहा ना कि फाइनल प्रोजेक्ट बनाएं सब लोग, तो मैंने भी बना लिया।
तो मेरी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह वहाँ से बहुत जल्दी मैंने पिकअप किया और मेरी अच्छी हो गई। तो फिर मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि तुम इसी को अपना कैरियर बनाओ, ये जो तुम काम कर रहे हो जॉब्स कैपिटल के लिए ये कोई कैरियर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसी को अपना कैरियर बनाना शुरू किया और इवेंचुअली मैंने वहाँ से, क्योंकि वो मुझे एज अ डेवलपर हायर करना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो मुझे देखते ही किसी और नज़रिए से थे। तो मैंने वहाँ से छोड़ के फिर किसी दूसरे ऑफिस में एज अ डेवलपर जॉब की, और वहाँ 1 साल 1.5 साल मैंने एज अ डेवलपर जॉब की, 1.5 साल तकरीबन। और फिर वहीं पे मेरा आगे सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने उस ऑफिस के से जब छोड़ा तो फिर मैंने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और फिर मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गया। तो इस तरह मेरा ये स्विच हुआ था। जी, माशाल्लाह इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, आपने जब अपना एक इंट्रो शेयर किया था तो उसमें आपने एक बताया था कि आपने लिस्टिंग प्रो। हाँ, हाँ, लिस्टिंग प्रो, सॉरी, लिस्टिंग प्रो WP वर्डप्रेस के नाम से आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की। तो आप काइंडली ये बता दीजिए बेसिकली वो क्या है, कि वो क्या कोई प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, या उसका क्या मतलब आइडिया है? लिस्टिंग प्रो हमने लॉन्च किया था 2017 के अंदर। उससे पहले हम बहुत सारी और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हुए थे और बहुत ज़बरदस्त मार्केट में चल रही थी। 2017 के अंदर हमने लिस्टिंग प्रो को जब लॉन्च किया तो लिस्टिंग प्रो एक एंड टू एंड सोल्यूशन है। मतलब ये इट इज़ बियॉन्ड अ प्लगइन और थीम, क्योंकि प्लगइन जो होता है वो एक यूटिलिटी लेके आता है नॉर्मली, और थीम जो होती है वो आपकी डिज़ाइनिंग और स्किन को कैटर करती है। लिस्टिंग प्रो एक पूरा पैकेज है, इसमें बहुत सारे प्लगइन है, थीम भी है और बहुत कुछ है, तो एक पूरा पैकेज है, एंड टू एंड सोल्यूशन है। ये एक डायरेक्टरी लिस्टिंग का, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, फॉर एग्जांपल अगर आप कल चाहते हैं कि आप ज़मीन.com या पार्क व्हील्स की तरह का कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लिस्टिंग प्रो को लें और उसको लगाएं, और वो प्लग एंड प्ले है। जस्ट आपने लगाना है, उसका लाइसेंस एक्टिवेट करें और वो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। तो लिस्टिंग प्रो असल में ये काम करती है, और इसके लिस्टिंग प्रो एक इकोसिस्टम है, इसके अराउंड बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, और ये लॉयर प्रो, पेट प्रो, मेडिकल प्रो और इवेंट प्रो, बहुत सारे जो है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं अराउंड द लिस्टिंग प्रो। तो लिस्टिंग प्रो इज़ द मेन इंजन और इसके इर्द गिर्द ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो लिस्टिंग प्रो हमने 2017 में लॉन्च किया था। लिस्टिंग प्रो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी के अंदर, और लिस्टिंग प्रो एक वर्ल्ड वाइड रिनाउंड प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर हमने क्यूब WP के नाम से एक प्रोडक्ट तैयार किया। वो एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है किसी प्लेटफॉर्म का, तो आप क्यूब WP को लेके, आप भी इवन आपकी एज के बच्चे भी या आपकी एज के लोग भी क्यूब WP को लेके कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर की चीज़ सिर्फ बटनों से और UI से बना सकते हैं। वो क्यूब WP का काम है। फिर उसके ऊपर एक पूरा और अलग से उसकी एक मार्केट प्लेस है, जहाँ बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। आप वो यूज़ करके तो उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग एंड ड्रॉप और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो हमारा कोर जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जो हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने सर्विसेज और अब AI के अंदर और फिर बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। जी, माशाल्लाह इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, आप काइंडली ये बता दीजिए कि किस तरह आप जो वेब डेवलपमेंट है उससे वर्डप्रेस पे आए, और उससे पहले मतलब वर्डप्रेस की तरफ आने का क्या इंस्पिरेशन थी, और आप ये बता दीजिए सिंपल अल्फाज में कि वर्डप्रेस और जो मैनुअल जो वेब डेवलपमेंट है या उसमें क्या फ़र्क है? क्यों वर्डप्रेस आपने चूज़ किया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं कभी वेब डेवलपमेंट में था ही नहीं। मैंने कभी वेब डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उसके बाद ना मेरा सारे का सारा फोकस था यूटिलिटीज़ बिल्ड करने में। जैसे जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं एक प्रोजेक्ट मैंने किया था बहुत बड़ा, जो था वीडियो टू गिफ। गिफ इमेजेस जो होते हैं, जिफ भी कहते हैं उनको, आई डोंट नो क्या इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, जिफ है गिफ है, बट वीडियो टू गिफ। तो आप वीडियो अपलोड करें, वो आपको गिफ जनरेट करके दे देगा। अब तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन टूल होगा, बट जब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, 2012-13 के अंदर, तब ये बहुत कॉमन टूल नहीं था।
अच्छा, अब वर्डप्रेस में आने का जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है। तो वर्डप्रेस में इसलिए आना है कि वर्डप्रेस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीएमएस है। और वर्डप्रेस हो या कोई और सीएमएस हो, हमें एक्चुअली में कोई ना कोई टूल तो चाहिए होता है। जो भी हम यूटिलिटी बनाते हैं उसको किसी ना किसी टूल के ज़रिए ही यूज़र तक पहुंचाना होता है। तो वर्डप्रेस चूँकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसलिए हमने वर्डप्रेस पिक किया कि अपना जो फॉर एग्जांपल ये वीडियो टू गिफ जो टूल है, इसको हमने वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल किया। तो इसका एक छोटा सा प्लगइन बना दिया। आप वो प्लगइन आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे तो वीडियो टू गिफ का वो पूरे का पूरा टूल आपकी वेबसाइट पे रेडी हो जाएगा। आप वहाँ पे वीडियो अपलोड करें वो। अब इसका वर्डप्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल है ताकि वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अदरवाइज हम आपको इसका कोड देंगे, वो कोड आपको जाके सर्वर पे रखना पड़ेगा और वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा और वो हर बंदा नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम लोगों ने वर्डप्रेस पिक किया। अब जो लिस्टिंग प्रो है, लिस्टिंग प्रो का एक अपना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। अब वर्डप्रेस को एज अ सीएमएस यूज़ कर रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें वर्डप्रेस की भी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, बट वर्डप्रेस को हमारा मेनली पर्पज़ यह है कि एज अ सीएमएस यूज़ किया जाए। अब क्यूब डब्ल्यूपी है जो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह हैं। तो वर्डप्रेस इसलिए हमने पिक किया कि वर्डप्रेस इस वक्त भी दुनिया की 43.9% जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर वर्डप्रेस यूज़ होता है। अब जिस प्रोडक्ट की, जिस चीज़ की इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, इतनी बड़ी मार्केट होती है, बिजनेस वहीं करना चाहिए। जहाँ मार्केट छोटी होती है वहाँ बिजनेस करने का तो फ़ायदा ही नहीं होता। तो इसलिए हमने वर्डप्रेस किया। और वेब डेवलपमेंट में हम कभी थे भी नहीं और मैंने कभी वेबसाइट बनाई भी नहीं है किसी के लिए। हम वेब डेवलपमेंट में उस तरह नहीं है। हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं वेबसाइट बनाने में। अब वो वेबसाइट भी नहीं, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म बनाने में। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि हमारा जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट्स बनाने का, वो है स्टार्टअप्स के लिए। कि जो लोगों का अपना स्टार्टअप है वो हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडिया है स्टार्टअप का, और आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो आप उसको चाहते हैं कि मैं उसको डेवलप करूं और मैं उसको एटलीस्ट इतना डेवलप कर लूँ किसी को दिखा सकूं कि मेरा ये आइडिया है और ये ऐसे मैं ये सोच रहा हूँ, हम किसी को दिखा सकें। उसके लिए आपको अगर कस्टम डेवलपमेंट में जाना हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। हम उन लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना के अपने लोगों को दिखा सकें और डिसाइड कर सकें कि इसमें और क्या क्या चेंजेस करनी है आपने। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इस तरफ है। जो वेबसाइट्स और वेब डेवलपमेंट का काम जो है वो हमारा फोकस नहीं है और वो हम करते भी नहीं हैं। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, आपने मतलब बताया कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, टूल्स डेवलप करते हैं, वर्डप्रेस हो गया और डिफरेंट मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिससे यूज़र्स की हेल्प हो सके। तो आपने अपनी मतलब पहली प्रोडक्ट क्या लॉन्च की, और जब आपने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की तो उस वक़्त आपको मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे पहली प्रोडक्ट एक थी न्यूज़ टाइम करके, एक सिंपल सा एक टेम्पलेट था और वो मैंने जहाँ जॉब कर रहा था मैंने उन्हीं को रेकमेंड किया था कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो वो इनिशियली तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको, क्योंकि वो एसईओ के बंदे थे, वो जो दोनों हमारे बॉस थे वो एसईओ से रिलेटेड थे। तो जब उनको मैंने ये गाइड किया कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे सीखना था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो मैंने उनको इंकरेज किया कि हम बनाते हैं। तो उन्होंने इनिशियली तो नहीं इसको इंकरेज किया, बिकॉज प्रोडक्ट जो बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं, आपको बहुत देर काम करना पड़ता है, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल, 2-2 साल, और फिर जाके प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं और फिर पता नहीं वो आपकी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते। तो जब मैंने पहली दफ़ा ये उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर जब मैंने थोड़ा उनको समझाया कि भाई मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, ये है वो है, तो मान गए वो। जब पहला वो टेम्पलेट था तो वो चैलेंज तो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा चैलेंज था कि मेरे जैसा बंदा जिसकी डिग्री नहीं है और जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हाँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं उसी शौक़ के अंदर मैंने फिर प्रोग्रामिंग की भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली। तो वो एक नॉलेज तो मैंने बहुत ले लिया, बट एक मेरे पास एक प्रॉपर डिग्री नहीं थी यूनिवर्सिटी की और ना ही उस तरह का एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने
उसको बनाना शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज था स्टैंडर्ड्स, कि आपका कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी टूल बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, वो जाएगा रिव्यूअर के पास। और जो रिव्यूअर्स होते हैं वो आपके कोड को, टेम्पलेट को, डिज़ाइन को, कॉन्सेप्ट को, सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद वो अपने रिमार्क्स देंगे कि आइदर आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है, मार्केट में लॉन्च करना है, या आपको रिजेक्ट कर देना है। तो पहले तो हमें बहुत सारी रिजेक्शंस आई, इतनी रिजेक्शंस आई कि हम डिसहार्ट हो गए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उसको। तो वो हम करते गए तो फाइन जो पहला अप्रूवल आया था वो हमें न्यूज़ टाइम के लिए आया था। न्यूज़ टाइम के नाम का छोटा सा टैबलेट था, और फिर उसके बाद और बहुत सारे हमने छोटे छोटे टेम्पलेट्स डाले, बट फाइनली जो पहला बड़ा प्रोडक्ट था वो बी ट्यूब के नाम से था। वो उसने एक बहुत सक्सेस दी हमें, वो भी उसी ऑफिस में जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे था। फिर वहाँ से जब मैंने छोड़ा के अपना स्टार्ट किया तो मेरी पहली प्रोडक्ट थी क्लासी एड्स के नाम से, वो आज भी मार्केट में अवेलेबल है। ये एक OLX की तरह अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म बनाना है तो क्लासी एड्स को लेके आप बड़ी क्विकली वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। तो इमरान अंकल, आप काइंडली ये बता दीजिए कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाक व्हील्स की तरह अगर कोई बनाना है तो उसमें कोई लिस्टिंग प्रो उस तरह कुछ देता है। OLX आपने बताया कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिससे OLX जैसी वेबसाइट बन सकती है, क्लासी एड्स आपने आई गेस नाम लिया। तो जो वो प्रोडक्ट होती है, क्या वो एक प्लगइन होता है या वो मतलब किस तरह वर्क कर रहा होता है कि वो प्लगइन इंस्टॉल करने से आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं? जैसे अगर आप एलिमेंटोर इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक वो पूरा एक डैशबोर्ड मिल जाता है, उस पे आप जाके आप बिल्ड कर सकते हैं वेबसाइट को अपनी पूरी। क्या वो कुछ उस तरह होगा या वो बस एक फॉर्म जैसा है जिस तरह फॉर्म की होती हैं? तो आप मतलब ये थोड़ा इस तरह मैं एक्सप्लेन बताता कर दें। हूँ, ये एक पूरा पैकेज होता है। जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स पूरा पैकेज होता है। इसमें जब आप एक पैकेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक थीम मिलती है। तो थीम आप इंस्टॉल करते हैं तो थीम रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास ये 3-4 प्लगइन्स भी हैं, ये भी आप इंस्टॉल करें। वो भी उसी पैकेज का पार्ट होते हैं, वो भी आप इंस्टॉल करते हैं। और फिर उसके बाद हम वो एक उसको कहते हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। तो हम आपको से आपका वेट नहीं करते, यूज़र से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जाए और कुछ ऑप्शंस पे क्लिक करे और कुछ काम करे। हम कहते हैं हम आपको करवाते हैं। तो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर पहले प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप बताएं आपको डिज़ाइन कौन सा हमारा पसंद है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है डिज़ाइन की। आप कहते हैं मुझे आपका ये वाला डिज़ाइन पसंद है, तो वो वाला आप क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं अब आप वेट करें, हम आपका ये डिज़ाइन एवरीथिंग सारी सेटिंग्स सब सेटअप कर रहे हैं और आपके लिए डमी कंटेंट के साथ आपके लिए वेबसाइट रेडी कर रहे हैं। तो जब आप वो करते हैं तो फिर आपकी वो थोड़ी देर बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। जब आप फ्रंट एंड पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट को देखते हैं, तो आपको वो हर चीज़ तैयार मिलती है जो कि एक्चुअली में आपने देख के पसंद की थी वो। और फिर आपके पास वो सारी बैकएंड पे पूरी यूटिलिटीज़ होती है। जैसे एलिमेंटोर आप इंस्टॉल करते हैं तो एलिमेंटोर के लिए भी विजेट्स और एलिमेंट्स बनाए होते हैं बहुत सारे हमने अपने कस्टम, वो भी वहाँ पे आ रहे होते हैं और पूरे के पूरे पेजेस तैयार होते हैं, सारी ऑप्शन सेट हुई होती हैं। आपको बस छोटी मोटी चेंजेस करनी है उसके अंदर और आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये जो वर्डप्रेस यूज़र होते हैं, क्योंकि वो तो अपना मतलब सर खपाते रहते हैं, हर वक्त वर्डप्रेस के ऊपर ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी प्लगइन मिल जाए। 20 हमने प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं एक छोटी प्रोडक्ट के लिए। वेक्सी है, इसका भी हमने एक इलाज निकाल दिया। हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं अभी नेक्स्ट WP के नाम से। नेक्स्ट WP एक प्लेटफॉर्म है। आप नेक्स्ट WP का एक प्लगइन भी अवेलेबल होगा और एक प्लेटफॉर्म भी होगा। आप नेक्स्ट WP का प्लगइन इंस्टॉल करें और वो आपको दिखाएगा कि वो आपको ना डिफरेंट वेबसाइट्स दिखा देगा, 100, 200, 300, 400 वट एवर नंबर। उसमें अभी हम स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, तो वो आप अभी आपको वो एक 100 स्टोर्स दिखा देगा फॉर एग्जाम्पल। तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा स्टोर चाहिए इसमें से। आपका अगर कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल आप कोई कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई लेदर प्रोडक्ट्स या कुछ और बेचना चाह रहे हैं या टी-शर्ट्स बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसमें से देखेंगे यार आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उससे मिलता जुलता कौन सा स्टोर है। अब जो सा स्टोर आपको चाहिए होगा वो क्लिक करेंगे और आपसे पूछा जाएगा बटन दबाएं, तो सब कुछ आपको ना थीम ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको प्लगइन ढूंढने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट WP क्या करेगा, वो स्टोर आपके लिए आपकी वेबसाइट पे रेडी कर देगा।
वो थीम भी खुद ही लेके आएगा जो चाहिए, प्लगइन्स भी खुद ही लेके आएगा जो चाहिए, कंटेंट भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। वो आपकी वेबसाइट पे स्टोर रेडी कर देगा और आपको कहेगा ये आपका स्टोर है। सेम जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तो और भी आसानी है, वो आपने जाना है वहाँ पे आपने अपना नाम देना है, ईमेल, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी है। तो उसके बाद हम आपको कहेंगे वेट, हम आपके लिए वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। आपने वहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट किया, हम आपकी वेबसाइट भी बनाएंगे, यूआरएल पासवर्ड भी आपको दे देंगे और आपको एक 24 आवर का टाइम देंगे। आप बैक एंड फ्रंट एंड जाके चेक करें, अगर आपको पसंद है तो आप अपनी डोमेन लगाएं वहाँ पे और ये स्टोर लाइव कर दें। तो स्टोर बिल्डिंग का जो काम है, बेसिकली ये स्टोर बिल्डर है। स्टोर बिल्डिंग का जो काम है वो आप 10 से 15 मिनट में अपना स्टोर तैयार करके रेडी करके उसमें प्रोडक्ट्स डाल के सेल करना भी शुरू कर सकते हैं। ये इतना इजी कर रहा है हमें। तो हम बेसिकली और आसान करने जा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग सर्वर खरीदें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें या कोई और शॉपिफाई में जाएं इंस्टॉल करें, तो इतना लंबा टाइम नहीं है लोगों के पास। तो हम चाह रहे हैं वो कुछ भी ना करें, वो सिर्फ आएँ, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें, तो बताएं उनको चाहिए क्या, जो चाहिए वो वहाँ पे लिखें। इसके अंदर हम एआई ऐड कर रहे हैं। अब वो एआई के अंदर लिखेंगे, एआई आपको वो स्टोर बना के, जो वेबसाइट है तो वो बना के दे देगी, बस आप जाके उसको यूज़ कर लें। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। तो इमरान अंकल आप ये बता दीजिए कि अगर कोई मतलब ये प्रोडक्ट्स वगैरह लेना चाहता है, इसको यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह कर सकता है? एक तो ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जाके गूगल पे लिखें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यू जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, बट जैसे ही लॉन्च होगा इसको भी हम मार्केट करेंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ हमारी प्रोडक्ट्स नहीं, अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई फ्रीलांसर है या कोई किसी का कोई स्टार्टअप है वो करना चाह रहा है, तो उसके लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फ्रीलांसर है वो क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है, तो बजाय ये कि वो क्लाइंट को पूरे का पूरा हेड्स अप एक नया पूरा सिस्टम तैयार करके दे, वो यहाँ से किक स्टार्ट कर सकता है। इस तरह की प्रोडक्ट्स लेके उसमें अपनी चेंजेस करके अपनी अपनी इनोवेशन करके वो क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है प्रोडक्ट। इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो जल्दी बड़े प्रोजेक्ट्स क्लोज कर सकेगा। जी, थैंक यू इमरान अंकल। मतलब आप ये बता दीजिए कि क्या कोई मतलब वेबसाइट हो, कोई आपकी मतलब हो, लिस्टिंग प्रो की लेट्स सपोज हो जाए, तो वो अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है, तो क्या लिस्टिंग प्रो की कोई वेबसाइट है या वो किसी और वेबसाइट मतलब जहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स होती हैं और हाँ, डाउनलोड वहाँ से की जा सकती हैं, वहाँ से कोई डाउनलोड होती है या किस तरह? थीम फॉरेस्ट के ऊपर अवेलेबल है लिस्टिंग प्रो, और लिस्टिंग प्रो wp.com के ऊपर लिस्टिंग प्रो के जो बाकी एड ऑन्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारे अदर प्रोज हैं, जैसे लॉयर प्रो, वेडिंग प्रो, पेट प्रो, बहुत सारे, ब्यूटी प्रो, बहुत सारे हैं। सबसे जो हमारा टॉप प्रोडक्ट है वो है मेडिकल प्रो, जिसमें आप ओला डॉक और मरहम डॉट पी के जैसे पूरे के पूरे सिस्टम तैयार कर सकते हैं, एग्जैक्टली उस तरह के बना सकते हैं। तो मेडिकल प्रो अवेलेबल है वहाँ पे, वहाँ से लिस्टिंग प्रो wp.com के ऊपर, वहाँ से आप ले सकते हैं। और लिस्टिंग प्रो ओरिजिनली आपको थीम फॉरेस्ट से लेनी पड़ेगी, लाइसेंस वहाँ से मिलेगा। और उसके अलावा क्यूब WP फ्री है मार्केट में, गूगल पे लिखें क्यूब WP फ्रेमवर्क, तो आपको वो क्यूब WP के वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से जाएं तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप wordpress.org पे। और जो क्यूब WP के अदर एड ऑन्स हैं वो अवेलेबल हैं cubewp.com पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बाकी जितनी भी वेडिंग प्रो की अपनी, और सॉरी मेडिकल प्रो की अपनी भी एक वेबसाइट है मेड प्रो के नाम से। तो चीज़ें आपको गूगल पे आप नाम लिखिए, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। तो आप ये बता दीजिए कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह आपने बताया लिस्टिंग प्रो है, तो क्या उसका कोई फ्री ट्रायल या कोई फ्री वर्जन भी है, जिस तरह डिफरेंट जो वेबसाइट बिल्डर्स कह लें या जो इस तरह की प्लगइन्स होती हैं, उनमें या तो एक फ्री ट्रायल प्रोवाइड किया जाता है या एक फ्री वर्जन होता है, ताकि आप देख सकें कि क्या आपको प्रो लेना है या नहीं लेना, आपका उसी में गुजारा हो जाएगा। तो क्या कोई इस तरह का भी आप लोग दे रहे हैं? जो बात है ना लिस्टिंग प्रो की, उसमें तो फ्री ट्रायल नहीं होता, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। जो आप बात कर रहे हैं वो होती हैं फ्रीमियम प्रोडक्ट्स, जिसमें पहले कुछ फ्री होता है और बाद में पेड होता है। जो क्यूब WP है वो फ्रीमियम है, उसमें पहले क्यूब WP आप फ्री डाउनलोड कर लें, उसके बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री मिल जाएंगे। कुछ फीचर्स के लिए आपको ऐड ऑन बाय करने पड़ेंगे और कुछ एक्सटेंशंस बाय करनी पड़ेंगी, तो वो मिलेंगे। लेकिन जो लिस्टिंग प्रो है ये टोटली जो है ना, ये टोटली पेड प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम है, इसको आप बाय करके ही देख सकते हैं। लेकिन हमने इसके लिए एक सोल्यूशन बनाया।
demowp.io करके एक वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे आप जाएं। वहाँ पे लिस्टिंग प्रो के सारे जो वर्जन्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आप वहाँ पे जो आपको चाहिए, जिसको आपने चेक करना है, टेस्ट करना है, उस पर क्लिक करें, अपनी ईमेल डालें, अपना ओटीपी डालें, तो आपके लिए हम एक स्पेशल सैंडबॉक्स क्रिएट कर देंगे, एक वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो वाला सिस्टम लगाया होगा हमने, और उसके बाद आपको उसका लॉगिन पासवर्ड भी मिल जाएगा। आप उसका फ्रंट एंड, बैक एंड, एवरीथिंग जाके टेस्ट कर सकते हैं, और वो 24 आवर्स के लिए होगा, और उसके बाद फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो आई थिंक 24 आवर्स बहुत हैं, आप जाके पूरा अपने टेस्ट करना है, चेक करना है, आप कर सकते हैं। और demowp.io ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे ये अवेलेबल है, जाके आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको पसंद आए तो आके बाय कर लें। जी थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, आपने बात की कि आप एक वेबसाइट बिल्डर है QWP, तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि ये किस तरह दूसरे जो वर्डप्रेस के वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं, लाइक बहुत फेमस, जो अगर कोई नोटेबल हो तो एलिमेंटोर, डिवी बिल्डर और स्पेक्ट्रा, उन सारों से मतलब किस तरह डिफरेंट है जो जी, मैं बात समझ गया हूँ। QWP है। QWP असल में ना एक वेबसाइट बिल्डर नहीं है। ये एक डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एलिमेंटोर है, वो क्या करते हैं, आप एलिमेंटोर से मोस्टली आप फ्रंट एंड डिज़ाइन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो तैयार करते हैं। इसी तरह जो बाकी जिनके हमने नाम लिए, डीवी हो गया या WP बेकरी है, बहुत सारे और भी हैं, ये आप डिज़ाइन बेस्ड चीज़ें ही तैयार करते हैं, ठीक है, जिससे फ्रंट एंड जैसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इससे ना पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। QWP एक कम्प्लेक्स जो वेबसाइट्स होती है ना, जैसे आपने बहुत सारी कम्प्लेक्स वेबसाइट्स देखी होंगी, जिसमें मैंने अभी आपको बहुत सारे जैसे नाम लिया है, ज़मीन, पार्क व्हील्स, रोजी रोड PK, और भी बहुत सारी हैं, रियल एस्टेट्स की जो वेबसाइट्स हैं, जो जॉब बोर्ड्स होते हैं, ये सारी। ये जो कम्प्लेक्स इवेंट्स की कोई वेबसाइट है, जो जिसमें इवेंट्स आता है, बुक मी टाइप की वेबसाइट्स हैं, ये पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म होते हैं, ये वेबसाइट्स नहीं होती। तो QWP जब आप लगाते हैं तो आप पूरे का पूरा कम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं QWP के साथ। जैसे कि आपके कितनी तरह का कंटेंट टाइप कितनी तरह की होगी, उसमें आगे कंटेंट कैसे कैसे आपने लेना है, तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आप UI से, मतलब फॉर्म लगे हुए हैं, उससे बिल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो एक्सटेंशंस हैं, जैसे फ्रंट एंड प्रो है और बहुत सारी हैं, उनको यूज़ करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने rosie.pk पे जाना है, तो आपने जब साइन अप करते हैं तो आप एज अ जॉब सीकर साइन अप कर सकते हैं, और एज अ कॉर्पोरेट, मतलब एज अ कंपनी साइन अप कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये सब चीज़ें QWP आपको प्रोवाइड करेगा कि आपके 2 यूज़र रोल हैं, आप इधर से साइन अप करेंगे तो फिर आपका डैशबोर्ड भी बना सकते हैं आप उसके अंदर, QWP के अंदर, कि आपका एक डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे आपका ये सारी फीचर्स होंगे, कितनी तरह का कंटेंट है। फिर आपने कंटेंट, आपने जब फॉर एग्जांपल जैसे rosie.pk के ऊपर आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं कि आपको ये बंदा चाहिए, ये एम्प्लॉय चाहिए, तो वो जॉब पोस्टिंग जो है वो फ्रंट एंड से यूज़र लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम आप QWP से बना सकते हैं। अब QWP के साथ वो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ पूरा फॉर्म अपनी मर्जी से तैयार करें। पहले आपने चूँकि डाटाबेस स्ट्रक्चर बनाया होगा कि ये पोस्ट कंटेंट टाइप ये होगी, ये फॉर्म उसके साथ लिंक करें, तो ये पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये आप QWP से कर सकते हैं। ये जो बाकी बिल्डर्स का नाम है वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो भी एलिमेंटर और बाकियों के साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब आप जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो तैयार करें और डिज़ाइनिंग आप एलिमेंटर से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये QWP का असल पर्पज़ ये है। मतलब अगर कोई क्योंकि QWP सिर्फ एक चीज़ नहीं है, जिस तरह वो मेनली वो मतलब किस चीज़ में ज़्यादा हर चीज़ में करता है? इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक छोटी सी कंपनी है, लॉन्ड्री कंपनी है कोई, कुछ भी, मतलब कोई भी आप बिजनेस का नाम लें, आपका कोई बिजनेस है, जी। तो आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप एलिमेंटर को लेके आप एक प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ड्री पिकअप के लिए एक सर्विस आप बना रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ड्री पिकअप के लिए आप एक कंटेंट टाइप तैयार कर सकते हैं QWP में, कि लॉन्ड्री पिकअप के लिए एक कंटेंट टाइप होगी। उसके नीचे आपको लॉन्ड्री पिकअप के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, भी आपके कितने कपड़े हैं,
कमर्शियल है या डोमेस्टिक है, और जो भी ऑप्शंस होंगी जो जो आपने लॉन्ड्री पिकअप के लिए चाहिए आपको फॉर्म के अंदर, वो आप वहाँ पे कंटेंट टाइप के अंदर वो चीज़ें ऐड कर लें, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप से वो फॉर्म बिल्ड कर लें और उसका एक शॉर्ट कोड बनेगा, जाके एलिमेंटर में जिस पेज पे लगाएंगे वहाँ पे वो लॉन्ड्री पिकअप सर्विस आ जाएगी। अब जो लॉन्ड्री पिकअप सर्विस जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मैं अगर लॉन्ड्री मुझे पिकअप करवानी है अपने घर से, तो मैं अगर वो करूँगा, साइन अप करूँगा, तो मेरा एक डैशबोर्ड भी होना चाहिए जहाँ मुझे पता हो मैंने ये चीज़ें दी हैं उस कंपनी को, उस बिज़नेस को, ये चीज़ें इतने कपड़े, इतनी चीज़ें मैंने लॉन्ड्री के लिए दी हुई हैं और ये किस डेट को आएंगी, वो डेट भी आनी चाहिए। तो एक डैशबोर्ड होना चाहिए मेरा। वो डैशबोर्ड भी आप क्यूब डब्ल्यूपी से बिल्ड कर, वो डैशबोर्ड बिल्ड करने के लिए आपको एलिमेंटर या बाकी चीज़ें फ़ायदा नहीं देंगी, वो क्यूब डब्ल्यूपी से आप डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो क्यूब डब्ल्यूपी से बना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ यूआई यूएक्स वाली नहीं, यूआई यूआई यूएक्स वाली वाले चीज़ नहीं है, नहीं है, ये ओवरऑल बहुत ये ही बड़ी ओवरऑल चीज़ है। पूरा सिस्टम तैयार करता है आपका। जी माशाल्लाह, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप्स है जो मतलब सिस्टम बनाना चाहते हैं। बहुत सारी मतलब जो प्लगइन्स होती हैं वो बहुत बेसिक होती है, एक-एक चीज़ करती हैं जिसकी वज़ह से वो बहुत ख़राब हो जाती हैं, जी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बीच में जो प्लगइन्स होते हैं उनके बीच में। जी, बिल्कुल। तो अगर एक सिस्टम के साथ मतलब सारी प्लगइन्स आप डाउनलोड करें तो वो एक-दूसरे से एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट करके सारी वेबसाइट का बेड़ा गर्क नहीं करती है। एग्ज़ैक्टली। तो जी थैंक यू इमरान अंकल, आपने मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी आपकी टीम और आप। तो इमरान अंकल, आपने जब अपनी ये जर्नी शेयर की तो उसमें आपने बताया कि आपने ज़ेमोटिफाई शुरू किया। तो जी। आप उसके बारे में बता दें कि वो ज़ेमोटिफाई क्या करता है? ज़ेमोटिफाई का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये काफ़ी न्यू डिफरेंट नेम था वर्ड है। हमारे लिए। देखिए मेरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जब मैंने लिस्टिंग प्रो तो एक हमने बहुत डिस्कस कर लिया उसको, क्यूब डब्ल्यूपी एक और है, फिर एक डब्ल्यूपी वेंडर एक ब्रांड है हमारा जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ वर्डप्रेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत, उसमें हम सिर्फ स्टार्टअप्स को डील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप। जो स्टार्टअप्स एक्चुअली फंडिंग लेना चाह रहे हैं या कुछ बड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले उनको एक एमवीपी चाहिए, तो हम डब्ल्यूपी वेंडर के अंदर उनके साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास तो ज़िमोटिफाई जो है वो एक और ब्रांड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज़िमोटिफाई में लोगों को स्टाफ ऑगमेंटेशन भी करते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ज़ोमोटिफाई के अंडर शॉपिफाई के की सर्विसेज भी हैं। ज़ोमोटिफाई के अंदर ज़ेमो एआई एक हमारा एक ब्रांड है जिसमें हम एआई के ऊपर काम कर रहे हैं और एआई की प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और एआई के ऊपर हम लोगों को, क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे रहे हैं, ज़ेमो एआई। फिर ज़ोमोटिफाई के अंडर जो है ज़ेमो स्टूडियो अब हम एक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक पूरे का पूरा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए कि वो किसी किस्म की भी ऐप या कुछ भी प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो वो ज़ोमोटिफाई पे एक पूरा का पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जहाँ पे वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू काम करें, तो वो हम कर रहे हैं। तो ज़ोमोटिफाई जो है वो एक ब्रांड है, इसके अलावा हमारे बहुत सारे और ब्रांड हैं। लेकिन अब हम जो है चूँकि इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि अब हम बहुत सारी चीज़ों को अंडर वन अम्ब्रेला लेके आना चाह रहे हैं, तो ज़ोमोटिफाई वो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए। ज़िमोटिफाई का वर्ड का मतलब है, ये निकला है रिमोट से रिमोटिफाई और रिमोटिफाई से ज़िमोटिफाई। तो जो ज़िमोटिफाई है थोड़ी प्रीमियम फील्ड का वर्ड है, ज़ी जो प्रीमियम फील्ड का वर्ड है और इमोटिफाई जो है वो रिमोटिफाई से आया है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो रिमोटिफाई होता है, तो हम रिमोट काम कर रहे हैं हर चीज़ का, क्योंकि हम फिज़िकली तो किसी को नहीं मिलते, ना किसी क्लाइंट को मिलते हैं, ना कोई फिज़िकली हमारा स्टोर है जहाँ से लोग आकर चीज़ें बाय करेंगे, तो सब कुछ रिमोट है। तो वहाँ से फिर ये थोड़ा प्रीमियम फील जी की साथ हमने ऐड की और इसको ज़िमोटिफाई बनाया हमने। तो ये ज़िमोटिफाई के अंडर बहुत सारे ब्रांड्स हैं और जो लिस्टिंग प्रो और क्यूब डब्ल्यूपी हैं ये सेपरेट ब्रांड्स हैं, डब्ल्यूपी वेंडर ये 3 हमारे सेपरेट ब्रांड्स हैं और ज़िमोटिफाई के अंडर ज़ेमो एआई, ज़ेमो डब्ल्यूपी, ज़ेमो स्टोर जो कि शॉपिफाई में है और जो है ये ज़ेमो स्टूडियो, ये हम लॉन्च कर रहे हैं और नेक्स्ट डब्ल्यूपी भी ज़िमोटिफाई के अंडर है। जी माशाल्लाह इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, जिस तरह अभी आपने शॉपिफ़ाई की बात की, तो क्या आप शॉपिफ़ाई के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं या शॉपिफ़ाई वाले किस तरह मतलब जो शॉपिफ़ाई यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह आपके प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं? शॉपिफाई में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल और सर्विसेज के अलावा अब हम जो है वो
थीम्स बिल्ड कर रहे हैं शॉपिफाई स्टोर्स के लिए, और थीम बना, क्योंकि हमने बहुत अरसा वर्डप्रेस के लिए और वू कॉमर्स के लिए काम किया है। तो अब चूँकि शॉपिफाई की भी एक अच्छी इमर्जिंग मार्केट है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे आ रहे हैं, तो हम लोग शॉपिफाई में भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि शॉपिफाई के यूज़र्स को फ़ायदा पहुँचाएँगे। अब हम थोड़ा सेंट्रली काम कर रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट डब्ल्यूपी है, अभी ये वू कॉमर्स के साथ इंटीग्रेटेड है स्टोर्स बनाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट डब्ल्यूपी को हम आगे चल के शॉपिफाई के साथ भी इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, ताकि लोग यही ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है नेक्स्ट डब्ल्यूपी का, जो कि आप विद इन फ्यू मिनट्स आप स्टोर अपना खड़ा कर सकते हैं और वो रेडी टू गो है, उसको मतलब बिल्कुल रेडी है, उसको भी अभी सेल के लिए प्रोडक्ट डालें और उसको सेल करना शुरू कर दें। यही काम हम इसको इंटीग्रेट शॉपिफाई के साथ भी करना चाह रहे हैं, ताकि ये आपकी चॉइस हो कि आप वो कॉमर्स के साथ जाना चाह रहे हैं या शॉपिफाई के साथ। तो करंटली हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं शॉपिफाई के लिए। जी, थैंक यू इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, आप काइंडली अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बता दीजिए कि जो आपका प्रोफेशनल कैरियर है उससे पहले मतलब आप की एजुकेशन की क्या जर्नी थी। आपने बताया कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी अपनी अर्ली लाइफ में, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आपको किस तरह इन्वायरमेंट मिला अपनी अर्ली लाइफ में। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, जब आपकी एज के थे या आपसे भी छोटे थे, तो हम गांव में रहते थे। तो स्कूल जो था हमारा वो ना दीवारें थी, ना वॉशरूम था, ना कमरे थे, तो बस एक जगह, एक दरख्त था कीकर का, तो वही निशानी थी कि ये स्कूल है हमारा। तो उधर ही टीचर आते थे, उधर ही बैठते थे हम लोग ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। तो वो लेकिन वो बड़ा मज़ेदार लाइफ थी। बड़ा हम बड़े तब इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी, ये फ़ोन हो गया, ये इतने हंगामे नहीं थे ज़िंदगी के अंदर, पुरसुकून सी ज़िंदगी होती थी। और मुझे वो और मैट्रिक तक मैं चूँकि गाँव में रहा हूँ, 5वीं क्लास तक वो स्कूल में पढ़े हैं। 5वीं के बाद मैं शिफ्ट हो गया हाई स्कूल में। हाई स्कूल हमारा बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे, कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, बहुत ज़बरदस्त हाई स्कूल है। वहाँ पे कोई 2000 2500 बच्चों की तादाद है, और बहुत बड़ी ग्राउंड्स हैं, और हॉकी में और क्रिकेट में हमारी टीम्स वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती हैं, और मतलब बहुत अच्छा हाई स्कूल है। वहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हैं। तो वो कैरियर जो अर्ली स्टेज थी लाइफ की, जो मैट्रिक तक, वो बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे 2 नहरें निकलती हैं हमारे गांव में इर्द गिर्द, तो नहर में नहाना और वो बचपन बहुत ज़बरदस्त था। फिर वहाँ से जब लाहौर आए, फिर स्ट्रगल स्टार्ट हुई, क्योंकि लाहौर में यहाँ पे इंटर किया, फिर यूनिवर्सिटी गए, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब ये मुश्किल इस सेंस में था कि एक तो सोसाइटी डिफरेंट थी, यहाँ पे आके इस सोसाइटी के साथ जुड़ना, और स्टार्टिंग में बड़ा एलियन फील होता था। फिर जब क्योंकि हमने जो सीखा बचपन से वो और बातें थी, यहाँ आके और तरह की ज़िंदगी देखी, तो वो अपने आप को ढालना इस तरह के माहौल में, वो एक बड़ा चैलेंजिंग था। फिर फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं थे, लेकिन मूव करना सोसाइटी में बहुत मुश्किल था। तो वो एक 4-5 साल बहुत टफ रहे। फिर जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर मुश्किलात और बढ़ गई, क्योंकि जो मेरा स्टार्ट का करियर का वो मीडिया में था, मतलब वो इतना अच्छा नहीं था। फिर थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा बेहतर हुआ, तो वहाँ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी बहुत थी, सेक्रीफाइस थी। 2010 में मेरी शादी हो गई थी, बहुत ही यंग था मैं। तो मेरी बेगम ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने स्पेशली अपना कैरियर स्विच किया ना, तो बेगम ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था कि एक आपका इस्टेब्लिश कैरियर है जहाँ से आपको अच्छी इनकम आ रही है, वो छोड़ के एक आप आईटी में आना चाह रहे हैं। तो वो जो मेरी बात हो रही थी इस रिकॉर्डिंग से पहले, कि आज का नहीं, बच्चों को आज से 10-15 साल बाद का सोचना चाहिए, तभी वो आज अपना कैरियर पिक करें। तो मैंने भी तब जो है ना कैरियर स्विच इसीलिए किया था कि मुझे शायद ये समझ आ रही थी तब कि आईटी जो है ये आगे चल के बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। तो मैंने मीडिया का एक बड़ा ही रंगीन सा कैरियर छोड़ के आईटी के एक बड़ी बोर और खुश किस्म के कैरियर में आ गया। तो उसमें मेरे पेरेंट्स का और मेरी मिसिज़ का, 2 लोगों का बड़ा अच्छा
किरदार था जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप आएँ इसमें और करें, हम सर्वाइव करेंगे। तो स्टार्टिंग में 1-2 साल इसमें बहुत मैंने एक अच्छी इनकम छोड़ के एक बहुत ही लो इनकम चला गया, तो बहुत स्ट्रगल हुआ। ऑफ कोर्स मैं शादीशुदा था, एक बेटा था मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने पिकअप लिया 2014 से, मैंने फिर जब मेरी प्रोडक्ट पहली क्लासी आर्ट सक्सेसफुल हुई, तो वहाँ से एक फिर बहुत ज़बरदस्त जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक फिर वो एक अच्छा करियर चल रहा है। जी माशाल्लाह इमरान अंकल। तो इमरान अंकल आप ये बता दीजिए कि आप अपने जो ये प्रोफेशनल लाइफ है उससे आप फिर अपनी डेली रूटीन आप किस तरह मैनेज करते हैं, आप फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं, अपनी मतलब मेंटली हेल्दी कैसे रहते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी के ऊपर भी असर पड़ता है इस तरह काम करने से। मैं मंडे से फ्राइडे तो काम करता हूँ फुल टाइम, मतलब उसमें मेरी और कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। अगर कोई एक्टिविटी आ जाए तो वो बहुत मजबूरी के तहत आती है, लेकिन सब जो है वो काम से रिलेटेड ही होता है। तो मेरी डेली रूटीन में ये है कि मैं नॉर्मली सुबह 10 बजे उठता हूँ। तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं जो है वो 3-4 घंटे घर में स्पेंड करता हूँ। बच्चे 12 बजे स्कूल आ जाते, एक बच्चा 12 बजे स्कूल से आता है, उसके साथ 2-3 घंटे खेलता हूँ। फिर दूसरे जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वो भी आ जाते हैं। फिर उनके साथ को आधा घंटा घंटा उनके साथ ज़रा गेम खेलते हैं, को प्ले स्टेशन वगैरह खेल लिया, या वैसे उनकी वो चूँकि बड़े हो गए हैं तो उनकी स्टोरीज़ बहुत होती हैं स्कूल की, दोस्तों की, इधर उधर की, तो वो उनसे सुनते हैं, उनसे गपशप करते हैं। फिर मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ और ऑफ़िस मेरा जैम पैक्ड होता है। मतलब मैं जब ऑफ़िस आता हूँ तो तब से लेके रात 11 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 बजे तक एक एक पैक्ड सिचुएशन होती है, जिसमें बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं ऑफ़िस के अंदर इंटरनल टीम के साथ। हमारा चूँकि यूएस में भी ऑफ़िस है, तो वहाँ की टीम के साथ, फिर क्लाइंट्स के साथ, फिर बहुत सारे पार्टनर्स के साथ, तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। वो डेली प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद जो वीकेंड होता है हमारा, सैटरडे को मेरा जो दिन होता है वो नाश्ता, हम सब बच्चों के साथ सब नाश्ता करते हैं और फिर पूरा दिन जो है वो नॉर्मली फैमिली के साथ ही गुजरता है। शाम को मैं दोस्तों की तरफ जाता हूँ 2-4 घंटे, और जो मेंटल हेल्थ है वो ये है मेरी, कि दोस्तों के साथ 4-5-6 घंटे बिताने। और वो और मेरे दोस्त जो हैं वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे इंडस्ट्री से नहीं है। वो वही दोस्त हैं जो बचपन से 10-15-20 साल 25 साल पुराने दोस्त हैं। तो उन्हीं के साथ वो जो मज़ा आता है 5-6 घंटे, और वो बचपना ही होता है हमारा उनके साथ बैठ के। फिर वहाँ से संडे का दिन जो है वो 100% फैमिली के साथ होता है, और शाम को कहीं बच्चों के साथ बाहर निकल आए और कोई खाना वाना खा लिया, हमने डाइन आउट कर लिया, एंड देन मंडे को फिर वही रूटीन स्टार्ट। तो ये इस तरह चलता है। जी माशाल्लाह इमरान अंकल, थैंक यू। तो अंकल आपने जिस तरह बताया कि आपका जो स्कूल था वो ओपन था अर्ली लाइफ में आपकी एजुकेशन लाइफ में, तो उस वक़्त क्या आपने मतलब टाट पे भी बैठ के पढ़ा था? टाट मैं आपको बड़ी मज़े की एक बात बताता हूँ। जो हमारा स्कूल था ना, उसमें बेंच और चेयर्स वगैरह तो नहीं थे, डेस्क वगैरह नहीं होते थे। तो सब लोग बच्चे घर में जो अब तो हम बैग्स कहते हैं ना, तब बस्ते होते थे। तो सब लोग अपने बस्ते में जो है वो किताबों के सिवा, देखिए उसमें क्या होता था, किताबें होती थी, कॉपियाँ का कोई कल्चर नहीं था तब, ठीक है। एक रजिस्टर होता था रफ़, साथ में एक जो है वो हमारा होता था स्लेट होती थी, एक तख्ती होती थी, कलम दुआत होती थी, स्लेटियाँ होती थी, और जिसे चॉक्स भी कहते हैं, स्लेटियाँ होती थी। तो ये हमारा स्कूल बैग के अंदर मटेरियल होता था। फिर साथ में एक तोड़ा होता था, जैसे खाद का तोड़ा होता है ना, खाद का आपको जो जो फर्टिलाइज़र ये डालते हैं हम खेतों में, तो खाद होती है, खाद का एक तोड़ा, खाली तोड़ा जो होता था वो होता था। वो बैग के अंदर, बस्ते के अंदर सब कुछ होता था, और नॉर्मली एक ही तरह के बस्ते होते सबके, वो ग्रीन कलर के होते थे, दो उसके स्ट्रैप होते थे, उनको आप आगे बांधते थे, उसको आप कंधे पे डाल के हम स्कूल जाते थे। और बस्ते के एक तरफ से तख्ती का वो जो हुक होती थी वो निकली होती थी,
और हैंडल जो जिसे हम कहते हैं तख्ती का, तो ये हम स्कूल लेके जाते थे। स्कूल के अंदर ये मटीरियल होता था कि स्कूल में बैठने के लिए सब क्लास में लाइन में अपना अपना तोड़ा निकालते थे, ज़मीन पे बिछाते थे, उसके ऊपर हम आगे बस्ता रखते थे और पीछे हम बैठ जाते थे। गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों इसी तरतीब में होता था। गर्मियों में हम कीकर की दरख्त के छाँव के नीचे बैठ जाते थे और सर्दियों में हम लोग ये धूप में बैठ जाते थे। अब इसमें कोई किसी चौधरी का बच्चा है, कोई किसी गरीब आदमी का बच्चा है, कोई अमीर आदमी का बच्चा है, सब इसी तरह ही करते थे। तो वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, कोई प्राइवेट स्कूल अब तो बहुत बन गए हैं, तब कोई नहीं था प्राइवेट स्कूल कि कोई जी अमीर आदमी के बच्चे प्राइवेट स्कूल चले जाएं और गरीब के वहाँ पढ़ें। वहाँ से कोई 30 किलोमीटर दूर 25-30 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल था, बट वहाँ पे जाना डेली आना एक किसी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं था। तो ये हमारा स्कूल का निज़ाम होता था। अच्छा, फिर हमारे पीरियड्स ऐसे होते थे, पहले वो एक ही टीचर होता था जिसने सब पढ़ाना होता था। पहले ये किताब निकाल लो, उसका सबक पढ़ो, बताओ। फिर दूसरा, फिर एक हमारा तख्ती का पीरियड होता था जिसमें बच्चे सारे तख्ती जो है वो लिखते थे, ठीक है। तख्ती, और इसको पंजाबी में अगर कहें तो फटी भी कहते हैं, फटी। और तख्ती को बाकायदा उसके ऊपर वो एक वो गाची लगा के साफ़ किया जाता था और फिर उसके ऊपर कलम दुआत से लिखा जाता था, बड़ा खूबसूरत। तब एक रेस होती थी, मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तब एक रेस होती थी खुशखती की, एक वर्ड आपने शायद वर्ड सुना भी ना हो, खुशखती, अच्छा लिखना। तो उसको नंबर ज़्यादा मिलते थे जिसकी लिखाई बहुत अच्छी होती थी। लेकिन तब क्या पता था किसी को कि आगे जाके लिखने वाला पूरा अमल ही ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ टाइपिंग पे चला जाएगा। तो तब लिखने पे बहुत फोकस। मुझे आज भी याद है, मेरे वालिद साहब मुझे इस बात पे डांटते थे कि यार तुम्हारी लिखाई बड़ी गंदी है और तुम ज़िंदगी में काम करो। तो मुझे लगता था शायद जिनकी लिखाई अच्छी होती है वो बहुत ज़हीन लोग होते हैं और वही कामयाब होंगे आगे जाके। हमारी चूँकि लिखाई अच्छी नहीं है इसलिए हम कामयाब नहीं होंगे। तब तो ये डायनामिक्स चेंज हो गए पूरे के पूरे। और ये मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, ये मैं 96, 97, 95 की बात बता रहा हूँ, जब हम बहुत छोटे थे स्कूल में। क्योंकि 2003 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके हिसाब से आप देख लें। तो ये हमारा, और फिर तख्ती लिखने का एक पीरियड था। फिर जो मैथ जो होता था वो हम स्लेट से, एक ब्लैक कलर की स्लेट होती थी जो अब टैब्स जिस तरह के होते हैं, जैसे एप्पल के नहीं आईपैड वगैरह, उस तरह की एक स्लेट होती थी। और वो एक स्लेटी जो चौक होता है उससे हम उसके ऊपर लिखते थे। बाद में एक फॉर्म होता था उसे साफ़ कर लेते थे, डस्टर जिसे कहते हैं। तो ये स्कूल की हमारी जर्नी थी। फिर जैसे हम हाई स्कूल में गए तो फिर वहाँ ज़रा उसी तरह के थे जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है, एक किताबें लेके जाना और पीरियड्स होना और इस तरह। बट जो प्राइमरी स्कूल तक, और एक और बात, मैंने ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में जाके, छठी क्लास में, जिसे तब तब हम छठी भी नहीं कहते थे और 6th स्टैंडर्ड भी नहीं कहते थे, हम हश्तम कहते थे। हश्तम ही होता था ना, यही है ना। अब आपको हश्तम नहीं पता होगा, हश्तम क्या कहते हैं। तो छठी क्लास को हश्तम कहा जाता था, 5वीं को पंजम, चौथी को चहारम, सोएम, दोएम, अव्वल, अव्वल, दोएम, सोएम, चहारम, पंजम, हश्तम। तो मेरा से हश्तम ही था, हफ्तम, हश्तम, ये इस तरह का। तो मुझे शायद, अब मैं गलत बता रहा हूँ तो माफ़ी दे दीजिएगा, लेकिन यही नाम होते थे। तो ये इस तरह की स्कूल की जर्नी थी। फिर वहाँ से निकल के आना, अब आप अंदाज़ा करें कि वहाँ से निकल के लाहौर जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आना और यहाँ बैठ के यहाँ पे अगर अपना अगली ज़िंदगी शुरू करना, तो कितना बड़ा शिफ्ट था ये वहाँ से यहाँ का। और वो शिफ्ट जो था वो बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन फिर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो हम थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट हो गए और चीज़ों को समझना शुरू हो गए, तो फिर जर्नी यहाँ तक पहुँची। तो मैं अक्सर कहता हूँ, ये बात बड़ी अहम है, मैं कहता हूँ कि जहाँ पे लोगों को मौके मिलते हैं अपना रेस स्टार्ट करने के, तो वहाँ से जो अच्छा भागता है वो आगे निकल जाता है, जो थोड़ा स्लो भागता है वो पीछे रह जाता है। मैं कहता हूँ उन लोगों का क्या, कि जो लोगों ने उस रेस के स्टार्टिंग पॉइंट से
100 मीटर पीछे, 100 मीटर की रेस है और हमारे जैसे लोगों ने उस स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर पीछे से भागना है। पहले तो वो 100 मीटर कवर करना है उनके बराबर आने में, और फिर उनके साथ भागना है ताकि उनसे आगे निकलने में या उनके साथ सीधे मतलब पैरेलल चलने में। तो हमारे लिए हमेशा जो मुश्किल रहे हैं हालात, हमारे लिए नहीं, जो लाहौर या जो बड़े शहरों से, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ से आते हैं लोग, या जो गांव वगैरह से, रूरल से आते हैं, उनके लिए हमेशा बहुत मुश्किल होते हैं हालात, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट यही है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे लिए उससे भी 100 मीटर पीछे स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वहाँ से फिर हमें उनके साथ भागना है, तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है हमारी। तो अंकल आप काइंडली लोगों को अपनी एक लाइफ लर्निंग शेयर कर दें जो अभी तक आपने अपने एक्सपीरियंस में लर्न की हो। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, क्योंकि आपको ये बड़ा हेल्प करेगी और भी सुनने वालों को भी बड़ा हेल्प करेगी। ज़िंदगी में अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए, और जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, या जिस जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जिसको ज़्यादा पता होता है उसके से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा कल्चर है कि हमें सब पता है, और मैं इसके लिए एक वर्ड भी बोलता हूँ कि हमारे पास लोगों को एक कुल इलम सिंड्रोम है, एक कुल इलम सिंड्रोम एक बीमारी है कि हमें सब पता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जो चीज़ नहीं पता हो, जिसको पता है उसे सीख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो प्रोफेशनल कैरियर के अंदर हम गलतियाँ करते हैं, वो गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपीट तभी आप नहीं करेंगे जब आप जैसे ही गलती करेंगे और जब आपको रियलाइज़ होगा, दराक होगा उसका कि मैंने गलती की है, आप उसको पहले एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरी गलती थी, फिर उसको सही करने के लिए सीखेंगे कि अच्छा ये गलती थी तो उसको सही कैसे करना था। फिर जब आप सही करने के लिए सीख लेंगे तो वो गलती दोबारा नहीं आप करेंगे। तो एक मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। तो यही मेरी लर्निंग है कि हमेशा मुझे पता है कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं और मैं उनको सीखते आया, उनकी तसहीह करता आया, इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। तो यही आपके लिए भी है कि आपका भी बहुत लंबा करियर है, तो जहाँ-जहाँ, जो-जो गलती आप करेंगे, आपने उसके ऊपर बज़िद नहीं हो जाना कि नहीं मेरा आइडिया ठीक था, ये तो बिज़नेस फलाँ बंदे की वजह से नहीं चला। एक्सेप्ट करें रियलिटी को कि आपके आइडिया में फ्लॉ था, गलती थी, और उसको फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि फिक्स तभी होगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक लर्निंग जो मेरी लाइफ की है, ये बहुत बड़ी है। और दूसरा, अपने साथ लोगों को लेके चलें, क्योंकि आप आगे भाग जाएंगे तो आपकी स्ट्रिंग्स टूट जाएंगी। 7 लोग भागेंगे आपके और वही आपकी पेस के साथ चलेंगे, तो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रहेंगी। जब स्ट्रिंग्स अटैच्ड रहती हैं तो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होती हैं, लाइफ लाइन लंबी होती है आपकी। जी थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल, आपने बहुत अच्छी बात की। तो इमरान अंकल आप लोगों को एंड पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मतलब किस तरह अपनी जर्नी को शुरू करें, एक स्टार्ट कैसे लें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आजकल के जो यंग बच्चे हैं या जो भी कोई अगर काम कर रहा है उसको मैसेज यही देना चाहूँगा कि लेज़र फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने 2000, मैं आपको 10, 11, 12 की बात बताऊँ, तब इतना मीडिया एक्टिव नहीं था, इतना इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा, ये टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स, ये वाली दुनिया नहीं थी। तब बहुत ज़्यादा ना ऑक्यूपेंसी हम लोगों की कम थी इंटरनेट पे और बाकी चीज़ों में। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या होता था, हम क्रिकेट खेल लिया, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर ली, यही ऑक्यूपेंसी थी हमारी। तो अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं ऐसे लोग भी हैं जो एक जगह पे पूरा दिन गुज़ार सकते हैं सिर्फ़ मोबाइल और इंटरनेट के साथ। तो ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा सुपर लेज़र फ़ोकस्ड होना चाहिए, एक काम करते हुए। क्योंकि अगर आप लेज़र फ़ोकस्ड नहीं होते और आपके इधर-उधर और बहुत सारे दिन में बहुत सारे और काम होते हैं, तो वो काम आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। बस नॉर्मल सा कर लेंगे, बहुत अच्छे। और आजकल नॉर्मल काम वाले की वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसी की है जो अपने काम में स्टैंड आउट करता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, उसकी वैल्यू है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इधर-उधर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें आपको तंग करती हैं, तो इस वजह से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा लेज़र फोकस्ड करें तमाम लोग, तो देखिए रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और मैं ये कहता हूँ इसका 60 डे चैलेंज है।
60 दिनों के लिए वो अपना जो मोबाइल यूजेज है उसको लेस देन 1 आवर करें। उसके अंदर आता है, हर फ़ोन के अंदर आता है कितना आपका यूजेज है, तो लेस देन 1 आवर करें। आपके जो बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों के साथ, उनको भी जो है वो वीक में 2 घंटे से ज़्यादा ना करें। तो ये 60 डे चैलेंज है एक पूरे का पूरा। ये 60 डे चैलेंज अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप उस चीज़ में मास्टर कर लेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। इमरान अंकल, मेरा भी एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? हम आपके इस विजन को स्प्रेड करेंगे। हमारा एक प्लेटफॉर्म है 92 स्टार्टअप्स, जी। जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं और लोगों के स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और ये हमारा इनिशिएटिव है। हम आपके विजन को इस तरह ग्रो कर सकते हैं कि हम अपनी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, जो हमारे जो सोशल मीडिया कंटेंट होता है, उसके अंदर हम इसको प्रमोट करेंगे। लोगों को कहेंगे कि आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को आईटी स्किल्स के अंदर, और इसका आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा जो भी मटेरियल है आपके पास, तो हम इसको अपने सोशल मीडिया से स्प्रेड करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, हम लोग जो भी इवेंट होंगे उस इवेंट में हम आपको भी बुलाएंगे, और आपके अगर आप नहीं आ सकते तो आपके जो भी विजन है उसका जो भी कंटेंट है वो हम लोगों को गाइड करेंगे कि आप अपने बच्चों को या आपके इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करें। और इसमें और भी बहुत सारे तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। हम वर्कशॉप करवा सकते हैं आपके लिए। हमारे पास यहाँ पे इवेंट हॉल है हमारी बिल्डिंग में, जी, थैंक बहुत यू। बड़ा इवेंट हॉल है। हम बच्चों की एक वर्कशॉप, अब आगे समर सीज़न आ रहा है, समर वेकेशंस आ रही हैं बच्चों को, और बच्चों को छुट्टियाँ होंगी, तो आपके उसी विजन को कंटिन्यू करते हुए आपके पास अगर कोई डेटा है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हम मुख्तलिफ इवेंट करवा सकते हैं। और हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो जगह भी है, हम उनके वर्कशॉप्स रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह और भी अगर आपके ज़हन में भी कुछ आता है आप हमें बताएं, हम आपके साथ आपके विजन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल, और थैंक यू, आपने ये ऑफ़र की और आपने इतना पॉडकास्ट के लिए भी टाइम दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।